आज के हमारे क्लास में हम फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसको हम परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना और उद्देश्य, रिसर्च में होने वाले परिकल्पनाओं और उद्देश्य को समझेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है रिसर्च में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हर यूनिवर्सिटी में ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अच्छे से समझना चाहिए इसको रिसर्च में। तो हाइपोथेसिस जो होता है ये रिसर्च प्रोसेस का ये तीसरा स्टेप होता है। यहाँ पर जैसे फर्स्ट हम रिसर्च को जैसे हम किसी विषय को टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में लिटरेचर रिव्यू, साहित्य की समीक्षा करते हैं, उसके बाद में हम फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस यहाँ पर परिकल्पना को बनाते हैं। उसको आज हम अपने सब्जेक्ट में समझेंगे। मान लीजिए आप रिसर्च करने के लिए सोच रहे हैं, रिसर्च करने के लिए आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करें। आप एक कोई बुक पढ़ रहे हैं, किसी संहिताज में आपको कोई बुक में आपको एक टॉपिक मिला है, या नहीं तो आपके आसपास कोई जो है एक फोकलोर मेडिसिन या दादी माँ के नुस्खे हैं, उसको आप अपने हिसाब से उसको जांच करना चाहते हैं, तो कैसे करें उसको। तो हाइपोथेसिस एक अनुमान होता है कि काम करेगी या नहीं करेगी, इस तरह से अनुमान करके जो है रिसर्च में यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, पहले हम स्टोरी को समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपके गांव में, आपके आसपास कोई है जो किडनी स्टोन को, कोई जो है किडनी स्टोन को, दादी माँ का नुस्खा, कोई दादी है जो किडनी स्टोन के लिए दवाई देती है, आपको पता है कि वो काम करेगी। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप उसको सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं इसको रिसर्च कर लूं, क्यों ना मैं इसको साइंटिफिक तरीके से उसको प्रूव कर दूं, तो उस विषय को आप रिसर्च में यूज करेंगे। हो सकता है कि दवाई काम करे, जिसको हम कहते हैं कि अल्टरनेटिव रिसर्च। हो सकता है कि दवा, आप सोच रहे हैं कि ये दवाई ना ही काम करेगी, हो सकता है ऐसे ही किसी वजह से किडनी स्टोन में काम करेगी, तो ये होता है नल हाइपोथेसिस। तो ये क्या काम करती है, उसको कैसे उसको जांच करना चाहिए, किस किस स्टेप्स को हम फॉर्मुलेशन बनाते वक्त सोचना चाहिए, उसको हम समझेंगे रिसर्च में, अनुसंधान में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या होता है रिसर्च हाइपोथेसिस? अनुसंधान की अनुमान या अनुसंधान का परिकल्पना। तो ये होता है हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल प्रिडिक्शन होता है, मतलब जिसको हम टेस्ट करते हैं, जो अनुमान को, अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। तो मतलब ये होता है एक ऐसा टेस्टेबल प्रिडिक्शन होता है, जैसे अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो आप जो दवाई दे रहे हैं, नई खोजी गई दवाई आप जो जिस पे करने वाले हैं, वो जिसको आप टेस्ट करने हैं, जो टेस्टेबल औषधि है, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो काम करेगी। तो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, तो टू या मोर वेरिएबल्स को आप यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं। तो क्या होता है सिंपल बात में, यहाँ पर दो वेरिएबल होते हैं, एक को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे को कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम कोई एक प्लांट है, अश्वगंधा का प्लांट ले लेते हैं, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। तो आप किसी खास खाद को वहां पर डाल रहे हैं। तो वहां पर उस खाद को जब डाल रहे हैं, तो वो खास जो खाद है उसकी मात्रा कम ज्यादा कर रहे हैं, तो वो होता है डिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट का वेरिएबल जो होता है, जो चर कहते हैं, जो हम कम ज्यादा करते हैं रिसर्च में। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है आप जो खाद डाल रहे हैं उसके वजह से, जो अश्वगंधा का जो प्लांट लिए है, क्या दूसरे प्लांट से ये फास्ट ग्रो हुआ है, क्या दूसरे प्लांट से ये फास्ट इसको फ्रूटनिंग हुई है, दूसरे प्लांट से ये बेहतर दिख रहा है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम रिसर्चर जो चेंज करते रहते हैं हमेशा, जिसमें या तो हम उसमें डोज बढ़ा देते हैं, कम करते हैं, या हम उसमें मात्रा में कुछ ऐड करते हैं, कुछ और कम करते हैं। तो ये होता है हमारा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो रिसर्चर हमेशा चेंज करते हैं। उसको चेंज करने से क्या डिपेंडेंट वेरिएबल, जो हम बाद में, जैसे ये कॉज को हम चेंज करने से इफेक्ट में क्या रिजल्ट आया है, जो कारण में चेंज करने से कार्य में क्या चेंज आया है, उसको हम कहते हैं जो है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो मेनली जो दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम, जैसे मान लीजिए आप कोई डोज दे रहे हैं,
उसकी मात्रा कम कर रहे हैं, उसमें कुछ कम कर रहे हैं, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट उसे कहते हैं जो उस पर डिपेंड करे, जो कॉज को चेंज करने से इफेक्ट में क्या हो रहा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस में हम ये जानने की कोशिश करते हैं क्या ये चेंज करने से ऐसा हो सकता है, क्या इसका रिलेशन इसके साथ है। तो ये होता है हमारा टेस्टेबल प्रिडिक्शन, टेस्टेबल अनुमान, जिसको हम परीक्षा करने वाले हैं, जो परीक्षा करने लायक अनुमान, रिलेशन, दोनों वेरिएबल्स का रिलेशंस को हम टेस्ट करने वाले हैं। और एक दूसरा उदाहरण लेते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे मान लीजिए आपके गांव से बहुत दूर बेंगलोर में कहीं पर बारिश हो रही है, क्या आपके गांव में बाढ़ आएगी? तो इस तरह से ये कोई रिलेशन नहीं है। तो मतलब यहाँ पर जो है रिलेशनशिप कोई मैच नहीं कर रही, तो ये क्या होता है, ये जो होता है नल हाइपोथेसिस हो जाती है यहाँ पर। तो हम ये रिलेशन देखते हैं कि क्या उसका कनेक्शन इसके साथ है। जैसे मान लीजिए आपके गांव में अगर बारिश हो रही है और उसके वजह से गांव में पूरा बारिश भर गया है, पानी भर गया है, तो ये क्या होता है आपका, तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि जो हाइपोथेसिस है उसका रिलेशन है, यहाँ पर जो है रिलेशनशिप है यहाँ पर। तो एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में रिलेशनशिप है या नहीं है, तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं अनुमान, इसमें हाइपोथेसिस में। तो ये है हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस मेनली, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मेनली हम दो तरह के टाइप्स को जानते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। एक को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, दूसरा होता है हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, नल का मतलब होता है जीरो, इसका मतलब है कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जैसे मैंने बताया अभी दो वेरिएबल, एक वेरिएबल में चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज नहीं है। अभी उदाहरण दिया, जैसे आपके गांव से कई किलोमीटर दूर बेंगलोर में बारिश हो रही, तो आपके गांव से उससे क्या लेना देना है, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो या मान लीजिए अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, जैसे आपके गांव में है बारिश हो रही है, तो हो सकता है वहां पे पानी बढ़ जाए, तो ये डायरेक्ट आपका रिलेशन अगर कोई है तो उसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। तो फर्स्ट हम जानते हैं कि नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, स्टेट दैट देयर इज ए नो सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल। जैसे मैंने अभी बताया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हम चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज ना हो, उस तरह के हाइपोथेसिस को हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जिसको आप कम ज्यादा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई दवाई दे रहे हैं, उससे, जैसे अभी मैंने बताया उदाहरण के लिए किडनी स्टोन के लिए, आप कोई दवाई दे रहे हैं, उससे किडनी स्टोन में कोई फर्क नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नल हाइपोथेसिस है, कोई तरह से किसी तरह से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, वो वहां पे काम ही नहीं कर रही, तो ये नल हाइपोथेसिस है। तो नल हाइपोथेसिस का मतलब वो होता है, इसको शॉर्ट में हम HO या H0 लिख देते हैं। ये क्या होता है, स्टेट दैट देयर इज अ नो सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स। तो दोनों वेरिएबल्स में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं दूसरे का, एक को चेंज करने से दूसरे में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ये होता है हमारा जो होता है नल हाइपोथेसिस। तो ये भी टेस्ट करने लायक योग्य हाइपोथेसिस है। मतलब रिसर्च में हम ये भी देखते हैं, जैसे मैंने बताया अभी दादी माँ के नुस्खे हैं, तो आप उसको ये जांचना चाहते हैं कि दवाई काम करेगी या नहीं करेगी। अगर आप सोच रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि नहीं काम करेगी, तो ये नल हाइपोथेसिस होगा। अगर आप उसको टेस्ट करके अगर प्रूव कर दें तो वो होगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो उदाहरण के लिए ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन लेवल, देयर इज ए नो सिग्निफिकेंस वेरिएशन इन हीमोग्लोबिन लेवल आफ्टर 12 वीक्स ऑफ आयरन रिच डाइट। मान लीजिए किसी को जो आयरन रिच डाइट दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं जैसे लोहा मात्रा से युक्त, उसकी हीमोग्लोबिन जो है उसमें बढ़ोतरी होती है नहीं होती। अगर नहीं हो रही है तो ये होता है नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन हीमोग्लोबिन लेवल आफ्टर 12 वीक्स, 3 मंथ्स के बाद में भी यहाँ पर कोई रिलेशन जो है नहीं बढ़ रहा है, तो ये होता है। दूसरा है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है, यहाँ पर स्टेट दैट, ये स्टेट करता है देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल। तो ये क्या बताता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, मतलब एक को चेंज करने से दूसरे में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाए, कॉज में चेंज करने से इफेक्ट में चेंज हो जाए, तो ये होता है। जैसे आपकी दवाई खिलाने से,
जैसे किडनी स्टोन की दवाई खिला रहे हैं तो किडनी स्टोन पिघल जाए, तो मतलब एक चेंज करने से दूसरे में चेंज हो जाए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो इसको हम चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल में वहां पर चेंज नजर आए, जो है कुछ ना कुछ फर्क नजर आए, तो वो होता है हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसको हम शॉर्ट में H1 लिखते हैं या HA लिखते हैं एग्जाम में। तो ये क्या होता है, स्टेट दैट देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, मतलब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, महत्वपूर्ण संबंध होता है एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल का, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल। एक उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे आयरन, सेम एग्जांपल ले लेते हैं उदाहरण, जो सिग्निफिकेंट आयरन रिच खा रहे हैं, लोह युक्त आहार खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट पता लग रहा है कि इसकी वजह से बढ़ रहा है, तो ये होता है डायरेक्ट संबंध। यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस, आपको पता है बढ़ रहा है फिर भी आप ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा है, तो ये होता है आपका नल हाइपोथेसिस, मतलब सोच रहे हैं कि ये नल है, जीरो है। तो यहाँ पर इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं नल हाइपोथेसिस। अब फॉर्मुलेशन कैसे करें, तो एग्जाम में या रिसर्च में हम कैसे उसको बनाएं, हाइपोथेसिस कैसे बनाएं, फॉर्मुलेशन कैसे करें, उसको कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स के हिसाब से हम जो होता है हाइपोथेसिस को लिखते हैं या बनाते हैं। पहला उसमें काम होता है आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। जब भी आप रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाएंगे तो वहां पर आपका काम होता है कि पहले प्रॉब्लम को समझिए, आप किस विषय पर रिसर्च करने वाले हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि किडनी स्टोन रेनल कैल्कुलाई पे आप कर रहे हैं, तो आपका प्रॉब्लम समझिए पहले। तो पहला काम होता है रिसर्च में प्रॉब्लम को समझिए, आइडेंटिफाई करिए। दूसरा होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रेनल कैल्कुलाई में जो पुराने बुक्स में, लिटरेचर में या आपका रिसर्च पेपर्स में, जर्नल्स में क्या दिया है उसको बहुत डीपली उसको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा काम है डिफाइन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या आप चेंज करोगे जिसकी वजह से क्या चेंज होगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप डिफाइन करिए। जैसे मान लीजिए मैं X नाम की दवाई देता हूँ तो Y नाम की डिसीज में चेंज आएगा, तो ये आपको बताना पड़ेगा X जो होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट क्या होगा, X को में हम चेंज कर रहे हैं तो D में खुद ब खुद चेंज आएगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा आपकी X नाम की दवाई से Y नाम का जो डिसीज है वो ठीक हो जाएगा। तो ये होता है आपका डिफाइन करने का तरीका। नेक्स्ट होता है जो भी आप हाइपोथेसिस लिख रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका हाइपोथेसिस बिल्कुल साफ लिखना चाहिए, क्लियर शब्दों में, स्पष्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, डायरेक्टली उसी के बारे में होना चाहिए, स्पेसिफिक, विशेष और टेस्टेबल स्टेटमेंट। यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको टेस्ट करने लायक हो सकता है। वो जो आप टेस्ट कर रहे हैं वो आपकी दवाई, उसका परिणाम नल भी निकले, जीरो निकले, हो सकता है कि रिजल्ट आए। तो ऐसा आपको हाइपोथेसिस परिकल्पना बनानी पड़ेगी जो आपका रिजल्ट आए या नहीं भी आए, तो उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो दवाई काम करेगी ही करेगी। तो रिसर्च में क्या होता है, परिकल्पना करना या अनुमान लगाना कि ये दवाई काम करेगी। तो ये होता है हमारा जो होता है बनाने का तरीका, जो टेस्टेबल स्टेटमेंट। टेस्टेबल स्टेटमेंट मतलब यहाँ पर H1 और H0 दोनों को भी टेस्ट करने योग्य है बोल के आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज रिड्यूस ब्लड प्रेशर इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। मतलब ये क्या होगा, यहाँ पर रेगुलर जो एक्सरसाइज होती है, रेगुलर एक्सरसाइज जो होती है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। आप यहाँ पर एक 15 मिनट के लिए बोल दे, एक हो सकता है कि कुछ अलग अलग कुछ एक्सरसाइज बता दें, तो ये होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपके ब्लड प्रेशर में क्या चेंज आएगा, तो ये होता है आपका जो है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर चेंज करने से यहां पर क्या चेंज आएगा, तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर में हाइपरटेंसिव पेशेंट में कितना रिजल्ट आएगा, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में, वो होता है रिसर्च करने लायक हाइपोथेसिस। ये है आज की हमारी रिसर्च की टॉपिक। अब जो दूसरा टॉपिक है हमारा रिसर्च उद्देश्य, अनुसंधान के क्या उद्देश्य हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि हाइपोथेसिस, हमने तो हाइपोथेसिस तो बना दी कि हमने बना दिया कि हाँ चलो भाई X नाम की दवाई लेने से Y नाम की डिसीज ठीक हो जाएगी। तो आप उसको प्रूव कैसे करोगे,
कैसे उसको उद्देश्य को प्रूव करोगे। मतलब एक एम तो बना दिया आपने अपना एम तो बना दिया एक्स नाम की दवाई से, जैसे आपका कोई काढ़ा है वो देने पीने से किडनी स्टोन पिघल जाएगा, पर उसको स्टेप वाइज कैसे प्रूव करोगे। तो एक सिस्टमेटिक तरीका बनाना ही होता है आपका रिसर्च उद्देश्य, रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होती है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक गोल दैट द रिसर्चर एम टू अचीव। तो जो स्पेसिफिक गोल है उसको अचीव करने के लिए जो होता है ये गोल्स बनाते जाता है। जैसे एक स्टेप वाइज कैसे कैसे हम यहाँ पर रिसर्च करेंगे, ये होता है हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स या अनुसंधान के जो है उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक गोल्स, छोटे छोटे गोल्स होते हैं, एक गोल दो गोल, इस तरह से हम स्टेप वाइज बनाते हैं। तो रिसर्च एम, फाइनल एम को पहुंचना, हमारा टीम जीतना हमारा उद्देश्य है, एक एक गोल करके जीतना है। तो उस तरह से स्टेप्स क्या करोगे आपको वो चीज अचीव करना, ये होता है हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, कैसे उसको हम अपने रिसर्च गोल को हासिल करें, कैसे अब हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव, तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको कैरेक्टरिस्टिक का स्मार्ट क्राइटेरिया कहते हैं। स्मार्ट क्राइटेरिया में यहाँ पर आपका जो रिसर्च है वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया एक्सरसाइज करने से रेगुलर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये बहुत स्पेसिफिक है, कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज। दूसरी चीज मेजरेबल रहना चाहिए। रेगुलर आप ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं, डाटा ये कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो ये मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, जिसको आप हासिल कर सकें। ऐसा रिसर्च सेलेक्ट करने पड़ेगा, ऐसा उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना पड़ेगा। रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से संबंध होना चाहिए, ना कि कोई और चीज लेके आप कर रहे हैं। तो रिलेवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा रिसर्च का उद्देश्य सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करने पड़ेगा जो स्पेसिफिक टाइम में खत्म हो जाए। जैसे मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं, आपका टाइम पीरियड है 2 साल के लिए, आपको रिसर्च कंप्लीट करना है, 10-20 साल पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, उस तरह का रिसर्च जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। तो क्या होता है, अच्छी कैरेक्टर, वो रिसर्च, अच्छा रिसर्च वही होता है जो स्मार्ट क्राइटेरिया को कवर करता है, फॉलो करता है। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। नेक्स्ट जानते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रॉड एम। तो फाइनल आप क्या सोच रहे हैं कि आपको फाइनल वो चीज हासिल करना है। जैसे मान लीजिए अभी हमारा है कि ब्लड प्रेशर कम करना, तो ये फाइनल हो गया हमारा फाइनल एम। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ब्रॉड एम है कि हमारे कुछ हासिल करना है, जैसे ब्लड प्रेशर को कम करना है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। जैसे मान लीजिए रोज आप एक 10 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं, या कुछ आप चेंज करके और बढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज में कुछ स्पेसिफिक डाइट प्लान दे रहे हैं, तो ये स्मॉल स्टेप्स टू अचीव द एम। उस एम को पहुंचने के लिए आप कौन से छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं, उसको कहते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो 2 तरह का हमारा उद्देश्य होता है ऑब्जेक्टिव, एक पहला होता है जनरल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। उदाहरण के लिए जैसे टू असेस द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ओवर 3 मंथ्स। तो 3 महीने तक जो है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, असेस करने के लिए इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज मेजर करते हैं हम ऑन सिस्टोलिक ब्लड 3 महीने तक। ये इस तरह से हम उदाहरण लेके कर सकते हैं, और भी दूसरा भी ले सकते हैं। अब लास्टली ये जानते हैं कि क्या दोनों का संबंध है, रिलेशन जो हमारा हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव का। तो हाइपोथेसिस क्या करता है? एक यूज टेस्टेबल प्रिडिक्शन, मतलब हम परिकल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं, ऐसा अनुमान लगाते हैं जो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो टेस्टेबल प्रिडिक्शन है, मतलब हम यहाँ पर टेस्ट करने लायक, टेस्ट करने योग्य प्रिडिक्शन ही होता है हाइपोथेसिस। फाइल ऑब्जेक्टिव गिव्स रोड मैप। तो सिंपल बात है, एक आपका एम है, उसको आप टेस्ट करने के लिए अनुमान लगा रहे हैं, तो वो हो गया हमारा हाइपोथेसिस। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? स्टेप्स, वहां पर जाने के लिए हम कौन से कदम उठाएंगे, तो वो होता है हमारा रोड मैप, और ऑब्जेक्टिव गिव्स रोड मैप। दूसरा होता है टुगेदर दे गाइड द स्टडी डिजाइन। ये दोनों हम यूज करने से क्या फायदा होता है कि आपका डिजाइन कैसे बनाएंगे, मतलब कितने पेशेंट लोगे, कितने दिनों तक चेक करोगे, आपका एक डिजाइन बनाने में ये दोनों हेल्प करते हैं। दोनों का मतलब हाइपोथेसिस और आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स।
डाटा कलेक्शन में, डाटा कलेक्शन कैसे डाटा कलेक्ट करोगे, जैसे उदाहरण के लिए बीपी ले रहे हैं तो डेली बीपी चेक करोगे, अल्टरनेट डे, ये कितने दिनों तक करेंगे, डाटा कैसे कलेक्ट करोगे। और लास्ट में एनालिसिस, तो दोनों हम यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए या उसको जांच करने के लिए कैसे हम उपयोग करेंगे, ये सभी दोनों का उपयोग हम रिसर्च में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये है आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जो है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव। अगर आपको अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।